Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher. Dear students, as you know that we have started the chapter 6 manufacturing industries, and we are going to read today some other factors of the steel plants and many more other industries description. So let's start. At the page number of 73 you will see why is per capita consumption of steel so low in India? भारत में स्टील का यूज बहुत कम क्यों किया जा रहा है? पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति स्टील का प्रयोग कम क्यों किया जा रहा है? तो इसका आंसर आप अपने लेवल पर सर्च कीजिएगा, क्योंकि एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। और अगर बाई चांस आपको इसका आंसर नहीं मिल पाता देन आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। मिनी स्टील प्लांट्स आर स्मॉलर। छोटे जो स्टील प्लांट होते हैं वो साइज में छोटे ही होते हैं, क्योंकि मिनी का मतलब ही स्मॉल है। हैव इलेक्ट्रिक फर्नेसेज, इसके अंदर जो है बिजली वाली भट्टियाँ पाई जाती हैं। यूज स्टील स्क्रैप और स्पॉन्ज आयरन, ये सिर्फ मेनली जो स्टील स्क्रैप होता है और स्पॉन्ज आयरन होता है, दो वैरायटी होती है स्टील की, उसको प्रोड्यूस करता है। दे हैव री रोलर्स, इनके पास अपने री रोलर्स होते हैं, जो एलॉय होता है उसे उसकी शीट बनाने के लिए। दैट यूज स्टील इनगोट्स एज वेल, इससे वो क्या करते हैं, इसकी शीट्स तैयार करते हैं जिसे इनगोट्स कहा जाता है, यानी सिल्ली। सिल्ली मतलब समझते हैं, बर्फ़ की सिल्ली देखी सुनी होगी शब्द आपने, यानी उसकी शीट। दे प्रोड्यूस माइल्ड एंड अलॉय स्टील ऑफ गिवन स्पेसिफिकेशन, ये क्या करते हैं, एक मुलायम और जो लिक्विड स्टील होता है उसको दी गई जो खास बातें होते हैं या इंस्ट्रक्शन होती है उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करते हैं। अब नेक्स्ट को यहाँ पर आपके लिए एक इम्पोर्टेंट और है कि इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट क्या होता है। जैसा कि आपको मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में शायद ये करवा भी चुकी हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एंड मिनी स्टील प्लांट। तो मिनी स्टील प्लांट की यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, यानी उसकी डिटेल दी गई है। अब आप पढ़ेंगे यहाँ पर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट क्या होता है। एक बहुत बड़ी यूनिट होती है, यानी ये एरिया में भी बहुत बड़ी होती है। हैंडल्स एवरीथिंग इन वन कॉम्प्लेक्स, एक ही बिल्डिंग के अंदर हर प्रकार की प्रोसेस इसमें अपनाई जा सकती है। फ्रॉम पुटिंग टुगेदर रॉ मटेरियल टू स्टील मेकिंग, यानी रॉ मटेरियल से लेकर उसे स्टील प्रोड्यूस करने तक की जितनी भी प्रोसेस होती है सारी एक ही जगह मौजूद होंगी, रोलिंग भी, शेपिंग भी। जबकि मिनी स्टील प्लांट में ऐसा नहीं होता, उसमें 1 और 2 एक्टिविटी एक ही जो है कॉम्प्लेक्स के अंदर यूज की जाती है। मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मार्केट देयर स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, ज़्यादातर जितनी भी सार्वजनिक क्षेत्र की जो इंडस्ट्रीज हैं, यानी जो भी जितनी भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है स्टील प्रोड्यूस करने वाली, वो मार्केट में अपना स्टील किसके थ्रू बेच पाती हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की हेल्प से बेच पाती हैं। इन द 1950s चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील। 1950 के आसपास चीन और भारत ने लगभग एक समान मात्रा में ही स्टील का उत्पादन किया था। टुडे चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, हालांकि आजकल स्टील का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो चीन है। चीन इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील, और इसके साथ साथ ना केवल ये प्रोड्यूसर है बल्कि कंज्यूमर भी लार्जेस्ट है, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा स्टील का प्रयोग करने वाला देश। छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपका, मैंने डिस्क्राइब किया था। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज हैं। इट इज़ लार्जली बिकॉज ऑफ द रिलेटेड एडवांटेज दिस रीजन हैज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए जितने भी एडवांटेज चाहिए, जितने भी फैक्टर्स चाहिए, वो सारे के सारे छोटा नागपुर प्लेट्यू के ऊपर लोकेट करते हैं, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं। दीज इंक्लूड, अब इसमें ये बताया गया है कि क्या क्या पाया जाता है, यानी कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आयरन एंड स्टील प्लांट्स के लिए ज़रूरी हैं और वो यहाँ मिलते हैं। दीज इंक्लूड
लो कॉस्ट ऑफ आयरन और सस्ता जो है यहाँ पर लोहा मिलता है इन्हें। हाई ग्रेड रॉ मटेरियल इन प्रोक्सिमिटी और बहुत अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है। चीप लेबर, सस्ता लेबर मिल जाता है, यानी मजदूर भी आसानी से सस्ते दाम वाले मिल जाते हैं। एंड वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट, और इसके आसपास की जो होम मार्केट है यानी देश का जो घरेलू बाजार है उसमें भी बहुत ज़्यादा इसकी जो स्टील प्रोड्यूस होता है उसको बेचा जा सकता है। थ्रू इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, येट वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू आवर फुल पोटेंशियल लार्जली ड्यू टू द, देखिए हालांकि हमारा देश आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस करने में वर्ल्ड में एक इम्पोर्टेंट स्थान रखता है, फिर भी हम अपना जो पूरी क्षमता है उसका बड़े लेवल पर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। उसमें कुछ कमियां बनी हुई हैं। क्यों? वो कमियां क्या हैं, किस वजह से हम अपना फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो है उसके रीज़न ये हैं हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। इसमें जो कोकिंग कोल मिलाया जाता है तो वो जो है उसका रेट ज़्यादा है और उसकी क्वांटिटी बहुत कम है भारत के अंदर, इसलिए वो महंगा है और मात्रा में कम होने की वजह से प्रॉब्लम आती है। फिर दूसरा कारण क्या है, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यानी यहाँ पर जो श्रमिक काम करते हैं वो इतना अच्छा उत्पादन नहीं देते हैं, यानी इतना आउटपुट नहीं देते हैं। तीसरा कारण क्या है, इनरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है इरेगुलर है, यहाँ पर अनियमित बिजली की व्यवस्था है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। और फिर फोर्थ रीजन इसका रहेगा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो इसके विकास के लिए, इस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो बहुत ख़राब क्वालिटी का है या पुराना है, इस वजह से ये अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रही हैं। वी ऑल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी स्टील फ्रॉम अदर कंट्रीज, हम दूसरे देशों से अच्छी क्वालिटी का स्टील खरीदते भी हैं। However, the overall production of the steel is sufficient to meet our domestic demand, हालांकि ये बात भी सच है कि हमारे देश के अंदर इतना स्टील का प्रोडक्शन हो जाता है कि हम अपनी डोमेस्टिक डिमांड को खुद ही पूरा करने लायक हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम दूसरे देशों से अच्छी क्वालिटी का स्टील जो है इंपोर्ट करते हैं। Liberalization and foreign direct investment have given a boost to the industry with the efforts of private entrepreneurs। अब उदारवादी जो नीतियां हैं, हमारे भारत सरकार की जो नीतियां हैं जो वो है लिबरलाइज्ड यानी उदारवादी हैं, और इसके साथ साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है यानी विदेशी लोगों का यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करने की जो प्रोसेस है उसकी वजह से इस इंडस्ट्री को हालांकि काफ़ी बढ़ावा मिला है, क्योंकि प्राइवेट जो उद्योगपति हैं यानी जो निजी उद्यम हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, उनके हाथों में इसको सौंपा जा रहा है। देयर इज ए नीड टू एलोकेट रिसोर्सेज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस स्टील मोर कंप्यूटेटिवली, यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं हमें दिए गए हैं, यानी हमारे देश के अंदर जितने भी संसाधन हैं जिसके ज़रिए हम रिसर्च कर सकते हैं और डेवलपमेंट कर सकते हैं ताकि हम अच्छे से अच्छा स्टील प्रोड्यूस कर सकें और कॉम्पिटिटिव लेवल का स्टील प्रोड्यूस कर सकें। मींस वर्ल्ड की अदर कंट्रीज के कंपनीज को या प्लांट्स को हम कंपटीशन भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत किस चीज़ की है, रिसर्च और डेवलपमेंट की ज़रूरत है, यानी अपने संसाधनों के जरिए रिसर्च की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज को यूज किया जाए ताकि हम कम रिसोर्सेज से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। तो रिसर्च और डेवलपमेंट की ज़रूरत है, एलोकेट करना यानी कि निर्धारित करना या फिर उस चीज़ को बांट देना। तो क्या चीज़ है कि अगर हम चाहते हैं कि विश्व में हमारी स्टील कंपनी का कोई नाम हो और हम उनके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यानी ग्लोबल लेवल के अकॉर्डिंग अपने स्टील प्रोड्यूस करें, तो हमें काफ़ी कुछ इसमें रिसर्च करनी चाहिए और टेक्निकल नॉलेज को यूज ज़्यादा करना चाहिए। फिर अब हम दूसरी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम पिघलाने वाली उद्योग। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटालर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत में मेटल उद्योग यानी धातुओं से संबंधित उद्योगों में
एल्युमिनियम पिघलाने वाली जो हमारे उद्योग हैं या जो इंडस्ट्रीज हैं वो सेकंड लेवल पर है, यानी सेकंड इम्पोर्टेंट मेटालर्जिकल इंडस्ट्री कहलाती है एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। इट इज़ लाइट, क्योंकि ये हल्की होती है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, और इसमें जंग नहीं लगता। अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये जो है ऊष्मा का सुचालक है। मेलिएबल, इससे शीट बनाई जा सकती है। बिकम स्ट्रोंग, और इसको स्ट्रोंग बनाया जा सकता है अगर इसमें दूसरी मेटल्स मिक्स कर दी जाएं। तो ये इसकी फीचर्स हैं एल्युमिनियम की। और इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट, इसीलिए इसका इस्तेमाल हवाई जहाज बनाने में भी किया जाता है, ताकि हल्की धातु का इस्तेमाल करके हल्के जो है विमान बनाए जा सकें। यूटेंसिल्स, बर्तन बनाए जा सकते हैं। वायर्स और तारें बनाई जा सकती हैं। इट हैज़ गेन्ड पॉपुलैरिटी एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड इन ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। इसको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है जब से इसका इस्तेमाल किया जाने लगा है स्टील की जगह, कॉपर की जगह, या जिंक की जगह, या लेड की जगह। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसको इन जो मेटल्स हैं या मिनरल्स हैं इनकी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, एज ए सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग plants in the country are located in Odisha, West Bengal, Kerala, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। यहाँ पर एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की गई हैं हमारी कंट्री में थ्रू आउट दीज स्टेट्स। ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अंदर। 2008 और 9 में इंडिया ने प्रोड्यूस किया था 15.29 लाख मिलियन टन्स ऑफ एल्युमिनियम, यानी 15.29 लाख मिलियन टन जो है एल्युमिनियम यहाँ पर बनाया गया था। तो नेक्स्ट देखिए बॉक्साइट, जिससे ये निकाला जाता है। द रॉ मटेरियल यूज इन द स्मेल्टर्स इन ए वेरी बल्की डार्क रेडिश कलर्ड रॉक। बॉक्साइट क्या होता है? ये कच्चा माल है एल्युमिनियम बनाने का, और ये बहुत भारी होता है। ये डार्क रेड कलर में पाया जाता है। जो डार्क रेड कलर की जो चट्टानें होती हैं, यानी गहरे लाल रंग की चट्टानों में पाया जाता है। द फ्लो चार्ट गिवन बिलो शोज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एल्यूमिनियम। नीचे ये फ्लो चार्ट दिया गया है बेटा। इस फ्लो चार्ट में एल्युमिनियम को कैसे स्मेल्ट किया जाता है, यानी इसको कैसे पिघलाया जाता है, कैसे निकाला जाता है, वो चीज़ समझाई गई है। इसको आप अपने लेवल पर पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। Regular supply of electricity and an assured source of raw material at minimum cost are the two prime factors for location of the industry। इस इंडस्ट्री की जो है एक आइडियल लोकेशन के लिए सबसे ज़्यादा दो फैक्टर ज़रूरी हैं। एक तो रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इस इंडस्ट्री के लिए वो है इलेक्ट्रिसिटी की रेगुलर सप्लाई, और इसके साथ साथ आसानी से रॉ मटेरियल का सस्ते दामों पर मिल जाना। दो प्राइम फैक्टर, इसको आप अंडरलाइन कीजिएगा इन लाइंस को, क्योंकि ये 1 मार्क में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एल्युमिनियम इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, कि कैसे बॉक्साइट से रॉ मटेरियल लिया, फिर बॉक्साइट क्वेरी यानी खनन, उसको खोदा गया, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया गया, फिर उसमें से एल्युमिनिया नाम का जो पदार्थ है उसको निकाला गया, फिर उसको साफ़ किया गया, कहाँ पर? एल्युमिनियम रिफाइनरी में। फिर इसके बाद इसको शिप में डालकर फिर आगे भेजा गया, या फिर इसमें पेट्रोलियम कोक को ऐड किया गया। फिर उसके बाद जो है इसमें पिच फ्रॉम ए कोलेरी, यहाँ से इसको आगे ले जाया गया, और फिर क्रोलाइट के रूप में मोल्टन मेटल जो होती है उसे इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है, उसमें से फिर एल्युमिनियम को पिघलाकर एल्युमिनियम को निकाला जाता है। इलेक्ट्रिसिटी की इसमें मेजर रोल प्ले करती है। तो अभी आपने देखा ये प्रोसेस, और इसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं ऊपर। आप इसको अपने लेवल पर सर्च करके इसके आंसर रेडी रखिएगा, मैं कभी भी आपसे पूछ सकती हूँ। ओके, और अब इसके बाद है केमिकल इंडस्ट्री। हालांकि कुछ सालों से 1-2 साल से ये जो है पोर्शन हटा दिया गया था बीच में CBSE के थ्रू, तो फिर भी मैं आपको एज नॉलेज के लिए पढ़ा देती हूँ, और थोड़ा सा वेरीफाई भी कर लेंगे हम इस चीज़ को कि क्या इस साल भी आएगा या नहीं। ठीक है। केमिकल इंडस्ट्री, रासायनिक उद्योग। द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग। जो रासायनिक उद्योग है, रसायन बनाने वाली जो फैक्ट्रियाँ हैं, वो बहुत जल्दी बढ़ने वाली और अलग अलग प्रकार की
पाई जाती हैं। इट कंट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 3% ऑफ द जीडीपी। ये हमारी जीडीपी का 3% शेयर करती हैं। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया। एशिया में हमारी केमिकल प्रोड्यूस करने के क्षेत्र में हमारे तीसरा स्थान है। ऑक्यूपाइज द 12th पोजीशन प्लेस इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ इट्स साइज, और इसके साइज के बेसिस पर वर्ल्ड में 12th पोजीशन पर है, 12th प्लेस पर है। इट कंप्राइजेज बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। इसके अंदर बड़ी और छोटे टाइप की सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स शामिल हैं, यानी बड़े बड़े प्लांट भी हैं इसके और छोटे प्लांट भी हैं। रैपिड ग्रोथ हैज बीन रिकॉर्डेड इन बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर, और बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है इसके जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सेक्टर है उसमें, खास करके जैविक और अजैविक जो भी हैं। और इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो होते हैं उसमें शामिल होते हैं सल्फ्रिक एसिड यूज्ड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स, जिसका प्रयोग फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए किया जाता है। सल्फ्रिक एसिड का इस्तेमाल का बात की गई है कि ये फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आता है। सिंथेटिक फाइबर रेशमी जो धागे रेशे होते हैं उनको बनाने के लिए काम आता है। प्लास्टिक को बनाने में इसका भी रोल होता है। एडहेसिव्स जो चिपकाने वाली चीज़ें हैं, पेंट हैं, और इसके अलावा डाई स्टफ है, यानी डाई करने वाली जो चीज़ें होती हैं, कलर होते हैं। और नाइट्रिक एसिड को बनाने में एल्काइल्स, सोडा ऐश फ्यूज टू मेक ग्लास, यानी शीशा बनाने के काम आते हैं, साबुन बनाने के काम आते हैं, डिटर्जेंट बनाने के काम आते हैं, और पेपर बनाने के काम भी आता है, और कास्टिक सोडा बनाने के काम भी में भी इसको सल्फ्रिक एसिड को लिया जाता है। दीज इंडस्ट्रीज आर वाइडली स्प्रेड ओवर द कंट्री। हालांकि ये जो इंडस्ट्रीज है पूरे देश में अलग अलग भागों में फैली हुई हैं। वाई डू यू थिंक इट इज़ सो? आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों है? मीन्स ये इंडस्ट्रीज इतनी वाइड लेवल पर स्प्रेड क्यों है? क्योंकि सभी जगह पर इन चीज़ों का इस्तेमाल डेली लाइफ में हम करते हैं और इनकी नीड रहती है, रिक्वायरमेंट भी बनी रहती है। फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑर्गेनिक केमिकल्स के अंदर क्या शामिल होता है? पेट्रोकेमिकल्स विच आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर। और पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल सिंथेटिक फाइबर बनाने में, सिंथेटिक रबर बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, डाई स्टफ्स बनाने में, ड्रग्स एंड फार्माकोटिकल्स मीन्स यहाँ पर दवाइयाँ बनाने में, और इन सभी जगह पर जो है पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स जो होते हैं वो नियर बाई ओल्ड रिफाइनरीज सिचुएट करते हैं या फिर लोकेट करते हैं, या फिर पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के आसपास पाए जाते हैं। द केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। ये केमिकल इंडस्ट्री खुद ही अपनी उपभोक्ता बनी हुई है, सबसे बड़ी उपभोक्ता बनी हुई है। बेसिक केमिकल्स अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स। जो बेसिक केमिकल्स होते हैं उनको प्रोसेस करके दूसरे केमिकल्स तैयार किए जाते हैं, दैट आर यूज फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, जिसका हम अलग अलग उद्योगों में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में हो, चाहे दूसरी इंडस्ट्रीज में हो, और कई बार तो डायरेक्टली जो है कंज्यूमर मार्केट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है या कस्टमर इसे परचेज करते हैं। तो आपने लिस्ट बनानी है, मेक ए लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स यू आर अवेयर ऑफ। आप इनमें से कितने प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, तो उसकी लिस्ट आप बना सकते हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स, मेनली यूरिया। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं, यानी नाइट्रोजन से युक्त रासायनिक खाद बनाई जाती है, जिसे हम मुख्य रूप से यूरिया बोलते हैं, उसका उत्पादन किया जाता है। फॉस्फेरिक फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं, और अमोनियम फॉस्फेट DAP भी बोलते हैं, जो कि यहाँ पर खेतों में डाली जाती है। एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स भी तैयार किए जाते हैं। मिश्रित जो रासायनिक खाद होती है वो भी इससे बनती है। हैव ए कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन भी शामिल होता है, फॉस्फेट भी होता है, और पोटाश भी शामिल होता है। द थर्ड दैट इज पोटाश। ये जो यहाँ पर 3 कंटेंट आए हैं, एक तो आपने देखा था नाइट्रोजन, दूसरा है फॉस्फेट, और तीसरा है पोटाश। ये जो थर्ड है पोटाश, इसका ज़्यादातर हमारा देश दूसरे देशों से आयात करता है, क्योंकि हमारे पास इसकी जो है इसकी प्रोडक्शन नहीं होती, और इसी वजह से
ये कमर्शियल यूजेबल पोटाश जो होता है, पोटेशियम कंपाउंड्स के साथ भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये किसी भी रूप में हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। भारत का स्थान तीसरा है किसमें? नाइट्रोजीनियस यानी नाइट्रोजन से युक्त फर्टिलाइजर्स तैयार करने के क्षेत्र में। देर आर 57 फर्टिलाइजर यूनिट्स। आप इसको अंडरलाइन करते चलेंगे। 57 यहाँ पर फर्टिलाइजर्स यूनिट है जहाँ पर नाइट्रोजीनियस और कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स तैयार किया जाता है। दोनों टाइप का, नाइट्रोजीनियस भी और कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स तैयार किए जाते हैं। 57 फर्टिलाइजर्स यूनिट्स उसके लिए बनाई गई हैं, यानी प्लांट लगाए गए हैं। 29 फॉर यूरिया, इसमें से 29 तो यूरिया बनाने के काम कर रहे हैं और जो 9 है यानी 9 है वो क्या है? अमोनियम सल्फेट को प्रोड्यूस करते हैं एज ए बाई प्रोडक्ट, उसके उप उत्पाद के रूप में। एंड 68 जो स्मॉल यूनिट्स हैं फर्टिलाइजर बनाने की, वो सिंगल सुपर फॉस्फेट तैयार करती हैं। एट प्रेजेंट, आजकल, देयर आर 10 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। इसको फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करने वाली 10 सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां स्थापित की गई हैं एंड 1 इन कोऑपरेटिव सेक्टर इन हजीरा इन गुजरात, और एक जो है प्राइवेट सेक्टर की कोऑपरेटिव सेक्टर की सहकारी समिति से संबंधित, यानी जिसको सरकार और लोग मिलकर चलाते हैं ऐसी, या फिर प्रोड्यूसर्स या फिर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाने वाले या फिर वर्कर्स के द्वारा चलाया जाता है। ऐसी यूनिट हजीरा में गुजरात में है जो कि लगाई गई है, जिसका नाम है फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अंडरलाइन करते चलिएगा इन लाइंस को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन, अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसने ग्रीन, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ कब से देखने को मिली। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, ये मैं करवा चुकी हूँ आपको एक्सरसाइज में। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड टू सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हरित क्रांति के बाद भारत के अंदर अलग अलग भागों में इस केमिकल और ये जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है ये इस्टेब्लिश हो चुकी हैं अलग अलग प्रांतों में। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में कंट्रीब्यूट टुवार्ड्स हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। ये 3-4 जो स्टेट हैं सिर्फ यही आधे से ज़्यादा प्रोडक्शन दे देते हैं फर्टिलाइजर्स का, यानी यहीं पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा रहा है इंडिया के अंदर। अदर सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर्स आर आंध्र प्रदेश। दूसरे जो महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य हैं जो कि फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करते हैं वो हैं आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। तो आई थिंक आपको पता चल चुका है कि फर्टिलाइजर्स कहाँ कहाँ प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, सीमेंट इंडस्ट्री है। सीमेंट इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। हालांकि सबको पता है कि सीमेंट का इस्तेमाल हम कोई भी बिल्डिंग बनाने के काम में करते हैं, सच एज बिल्डिंग हाउसेज, चाहे घर बनाने हों, चाहे फैक्ट्री बनानी हो, चाहे पुल बनाने हों, सड़कें बनानी हों, और एयरपोर्ट्स बनाने हों, डैम्स बनाने हों, फॉर अदर कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, या फिर कोई व्यावसायिक संस्थान बनाने हों, सब जगह पर सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स बल्कि एंड हैवी रॉ मटेरियल। हालांकि इस इंडस्ट्री की डिमांड क्या है? भारी और बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल का प्रयोग। और वो रॉ मटेरियल कौन सा होता है? लाइमस्टोन। यानी सीमेंट बनाने में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है? लाइमस्टोन, चूना पत्थर, सिलिका और एल्यूमिना और जिप्सम। इन 4 पदार्थों से मिलकर सीमेंट बनती है। कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन। देखिए इसकी रिक्वायरमेंट बताई गई है कि इस इंडस्ट्री को वेल डेवलप करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक तो कोयला, दूसरा इलेक्ट्रिक पावर जो कि एनर्जी क्रिएट करेंगे और उसकी हेल्प से ही आगे अपना जो है प्रोडक्शन कर पाएगी, और आगे रेल ट्रांसपोर्टेशन भी इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Where would it be economically viable to set up the cement manufacturing units? कौन सी जगह जो है आर्थिक रूप से फ़ायदेमंद मानी जा सकती है सीमेंट इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग के लिए? तो आप फिर से वही क्वेश्चन है, क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन अगर हम बात करें तो रॉ मटेरियल जहां आसानी से मिल जाए, या फिर जहां इलेक्ट्रिसिटी रेगुलर रहे, या जहां पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अच्छी हो, या मार्केट पास में, यही तो सारे मेजर फैक्टर्स हैं जो हर जगह पर डाले जा सकते हैं। द इंडस्ट्री वॉज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स इन गुजरात।
इस इंडस्ट्री के सबसे ज़्यादा जो प्लांट हैं बेटा गुजरात स्टेट में लगाए गए हैं। दैट हैव सुटेबल एक्सेस टू द मार्केट इन द टू द गल्फ कंट्रीज, क्योंकि यहाँ पर एक आसानी से एक ऐसा बाज़ार उपलब्ध है जो कि या फिर एक ऐसी लोकेशन है गुजरात की, इससे गल्फ़ कंट्रीज जो है, गल्फ़ यानी खाड़ी देश जो है, उनकी बाज़ार से सीधा संपर्क साधा जा सकता है और सीमेंट को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, या आप देख लीजिएगा। द फर्स्ट सीमेंट प्लांट, भारत में पहला सीमेंट का कारखाना या प्लांट कहाँ लगाया गया था? चेन्नई में लगाया गया था 1904 में। आप इस लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा, याद भी कीजिएगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड, आज़ादी के बाद इस इंडस्ट्री का विस्तार हुआ। डी कंट्रोल ऑफ प्राइसेज, जो रेट फिक्स थे अब उसको हटा दिया गया, यानी अपनी मर्जी अपने हिसाब से रेट लगाए जाने लगे। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका जो वितरण है यानी अलग अलग जगह पर ये प्रोवाइड करवाया गया। कब से? 1989 से। और अदर पॉलिसी रिफॉर्म्स लेड द सीमेंट इंडस्ट्री, और भारत सरकार ने अपनी नीतियों में सुधार किया जिसके जरिए सीमेंट इंडस्ट्री जो है अपनी एक रैपिड ग्रोथ गेट कर पाई, अपनी कैपेसिटी को बढ़ा पाई, अपनी प्रोसेस को मॉडिफाई कर पाई, अब ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्शन को वो बढ़ा पाई। देयर आर 128 लार्ज प्लांट्स, यहाँ पर सीमेंट से संबंधित 128 बड़े प्लांट हैं, और इसके साथ साथ क्या है 332 जो है स्मॉल प्लांट्स भी, यहाँ पर मिनी सीमेंट प्लांट्स भी लगाए गए हैं भारत के अंदर। इंडिया प्रोड्यूसेस अ वैरायटी ऑफ सीमेंट, भारत जो है अलग अलग प्रकार की सीमेंट का प्रोडक्शन करता है जिसमें वैरायटी मिलती हैं। अब है नेक्स्ट, इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी हैज फाउंड द प्रोड्यूस आर readily available market in East Asia, Middle East, Africa and South Asia, apart from a large डिमांड विद इन द कंट्री। हमारे देश में तो डिमांड है ही है, इसके साथ साथ हमने जब से अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना शुरू किया, इसकी वजह से हमें एक बहुत ही आसानी से उपलब्ध बाज़ार उपलब्ध हो गया, यानी दूसरे देशों से डिमांड आने लगी है। वो कौन से देश हैं? ईस्ट एशिया के देश हैं, मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, अफ्रीका और साउथ एशिया के कुछ कंट्रीज हैं जो कि हमारी सीमेंट से को इम्पोर्ट करते हैं, यानी हमसे ख़रीदते हैं। दिस इंडस्ट्री इज़ डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट, ये इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना प्रोडक्शन को बढ़ा रही है, और ना केवल प्रोडक्शन बढ़ाया, इसने एक्सपोर्ट का भी बढ़ाया, यानी दूसरे देशों को हम निर्यात भी कर पा रहे हैं। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू जनरेट एडिक्वेट डोमेस्टिक डिमांड, अब कोशिशें ये की जा रही हैं कि देश के घरेलू बाज़ार में इसकी डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा जो है हो, और हम उसको पूरी कर पाएँ, सप्लाई भी दे पाएँ, क्योंकि बेटा ये होता है ना कि अगर डिमांड है तो फिर सप्लाई भी देनी पड़ेगी। तो अपने देश के घरेलू बाज़ार में ही इसकी इतनी डिमांड हो जाए कि हम उसकी सप्लाई दे पाएँ और अपनी इंडस्ट्रीज़ को और डेवलप कर पाएँ, ये कोशिश की जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, आप यहाँ तक लेसन को रीड कीजिएगा और इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर्स लर्न कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।